गुड आफ्टरनून बच्चों। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था बेटा, किसके बारे में? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था यहाँ पर यूरिन फॉर्मेशन के बारे में। तो यूरिन फॉर्मेशन में हमने समझा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में समझा हमने। इसके अलावा हमने यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में समझा और यहाँ पर हमने सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन के बारे में समझा या रीएब्जॉर्प्शन के बारे में समझा और ट्यूबुलर सिक्रेशन के बारे में समझा कि किस प्रकार अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो प्रेशर क्रिएट होता है उसके कारण जो यहाँ पर जो ग्लोमेरुलस है, तो ग्लोमेरुलस में जो यहाँ पर प्लाज्मा फिल्टर होकर आता है उसको हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। और इसके बाद में कौन कौन सी मेम्ब्रेन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं और उसके बारे में हमने समझा। साथ के साथ जो फिल्ट्रेट आया है, फिल्टर होकर जो फिल्ट्रेट आया है यहाँ पर किसमें? नेफ्रॉन में, तो वो फिल्ट्रेट जो आया है उसमें कुछ यूज़फुल सब्सटेंसेस भी होते हैं। तो इन यूज़फुल सब्सटेंसेस का रीएब्जॉर्प्शन होता है। री है ना, दोबारा यहाँ पर क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा। तो यहाँ पर जो यूज़फुल कंटेंट होते हैं इनको वापस रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो मैक्सिमम किस पोर्शन में होता है बेटा? हमने समझा मैक्सिमम जो है पीसीटी रीजन में मैक्सिमम यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन होता है। इसके अलावा अदर रीजन जो हैं वहाँ पर भी आपको रीएब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। डीसीटी में भी होता है। यहाँ पर वाटर के लिए इम्परमेबल कौन सा पार्ट होता है, कौन सा मिनरल के लिए होता है, इन सबको हमने डिस्कस किया। साथ के साथ कौन से पार्ट से किसका सिक्रेशन होता है। और इसके अलावा हमने रीएब्जॉर्प्शन के अलावा हमने ट्यूबुलर सिक्रेशन के बारे में समझा, क्योंकि जो यहाँ पर जो सिक्रेशन हुआ, यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन हुआ है, फिल्ट्रेशन के अलावा जो ब्लड वेजल्स हैं अपरेंट से इप्रेंट वाली, तो इप्रेंट में भी आपको क्या देखने को मिलेंगे? कुछ हार्मफुल, क्योंकि सारा की सारा तो यहाँ पर फिल्टर नहीं होगा, तो कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस नाइट्रोजिनस वेस्ट यहाँ पर उसमें भी होंगे। तो वहाँ से जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है उनको किस में सिक्रेट कर दिया जाता है? जो रीनल ट्यूब्यूल्स होते हैं उनमें क्या कर दिया जाता है? डाल दिया जाता है, उनमें सिक्रेट कर दिया जाता है। और यहाँ पर H+, K+, यहाँ पर आयन बैलेंस के लिए इनका सिक्रेशन हमने देखा। डिफरेंट पार्ट पर डिफरेंट यहाँ पर आयंस का सिक्रेशन हमने, ट्यूबुलर सिक्रेशन हमने समझा। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे बच्चों, आज हम बात करेंगे किसके बारे में बात करेंगे बेटा? आज हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट। तो यूरिन के कंसंट्रेशन की बारे में हम बात करेंगे। यूरिन के कंसंट्रेशन के बारे में हम बात करेंगे बेटा। तो किस प्रकार यहाँ पर यूरिन कंसंट्रेट होती है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है उसके बारे में हम बात करेंगे कि काउंटर करंट मैकेनिज्म में क्या क्या यहाँ पर काउंटर करंट मैकेनिज्म है। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म किस प्रकार परफॉर्म करती है, यहाँ पर कैसे यूरिन जो होती है कंसंट्रेट होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर मैकेनिज्म हम कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट की बात करते हैं। तो किस प्रकार जो फिल्ट्रेट है उसका वो कंसंट्रेट होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो रीजन है ये क्या है? यहाँ पर नेफ्रॉन, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है बेटा? यहाँ पर नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन के बारे में बात करें तो ये क्या है बेटा? नेफ्रॉन। यहाँ से फिल्ट्रेट होता है और मैक्सिमम पोर्शन जो यहाँ पर जो यूजफुल सब्सटेंसेस, न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं जो क्या हो जाते हैं यहाँ पर रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसके बाद में ये जो डिसेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले जो है ये किसके लिए परमेबल होता है? वाटर के लिए परमेबल होता है। परंतु यहाँ पर हम बात करें मिनरल्स के लिए या NaCl के लिए इम्परमेबल होता है बेटा। इसके बाद में ये वाला जो असेंडिंग रीजन है, लूप ऑफ हेनले का असेंडिंग रीजन जो है ये क्या होता है? वाटर के लिए इम्परमेबल होता है। बट हम बात करें यहाँ पर किसके लिए? हम बात करें बेटा यहाँ पर जो NaCl के लिए परमेबल होता है। इसके बाद में ये DCT रीजन और इसके बाद में फाइनल ये जो कलेक्टिंग डक्ट है जिसमें इस फिल्ट्रेट को यहाँ पर जो डाइल्यूट होता है वो कई गुना यहाँ पर लगभग 6 टाइम क्या हो जाता है? कंसंट्रेट हमें यहाँ पर ये यूरिन की फॉर्म में मिलता है। तो यहाँ पर क्या होता है? काउंटर करंट मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और इनमें यहाँ पर NaCl और यूरिया का इंपॉर्टेंट रोल होता है। यहाँ पर जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स में ऐसी एबिलिटी होती है जिसमें क्या करते हैं बेटा? मैमल्स में ऐसी एबिलिटी होती है तो ये अपने कंसंट्रेट यूरिन को प्रोड्यूस कर सकते हैं, कंसंट्रेट यूरिन को एक्सक्रीट कर सकते हैं। तो कंसंट्रेट यूरिन को किस प्रकार करते हैं? तो यहाँ पर जो ये नेफ्रॉन रीजन है, नेफ्रॉन हो गया,
नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट हो गए, ये जैसे ग्लोमेरुलस पार्ट हो गया, ये ग्लोमेरुलस हो गया, यहाँ पर ये पीसीटी हो गया, ये लूप ऑफ हेनले हो गया, ये डीसीटी हो गया, कलेक्टिंग डक्ट हो गया। ये कलेक्टिंग डक्ट जो यहाँ पर बहुत सारे नेफ्रॉन जो क्या होती है उसकी कॉमन डक्ट होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम बात करें बच्चों, तो यहाँ पर ये जो अपरेंट हो गई, ये इपरेंट हो गया। तो अपरेंट जो ब्लड वेजल होती है, इसका क्या, अपरेंट वाली जो यहाँ पर ये होती है बेटा, इसका जो डायमीटर जो होता है वो ज़्यादा होता है इपरेंट की अपेक्षा। तो अपरेंट से इपरेंट, अपरेंट का ज़्यादा होगा, इपरेंट का कम होगा, तो एक प्रेशर क्रिएट होगा जिससे यहाँ पर क्या होगा, कंसन, यहाँ पर फिल्ट्रेशन होगा, फिल्टर अल्ट्रा, जिसको क्या बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसमें यूजफुल सब्सटेंसेस भी फिल्टर होते हैं। और इसके अलावा ये जो इपरेंट है, इसका जो डायमीटर है ये क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो ये क्या होती है, ये इसके चारों ओर पाई जाती है, इसके चारों ओर पाई जाती है। किसके चारों ओर पाई जाती है, रीनल ट्यूब्यूल्स के चारों ओर पाई जाती है। तो पेरीट्यूब्युलर कैपिलरी से कहा जाता है। इससे एक फाइन ब्रांच जो होती है, ये क्या होती है, एक फाइन ब्रांच क्या होती है बेटा, एक इसके पैरेलल, यहाँ पे लूप ऑफ हेनले के पैरेलल क्या होती है, पाई जाती है। इसको बोलते हैं हम वासा रेक्टा, इसको क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा। तो यहाँ पर एक तो लूप ऑफ हेनले में, या सॉरी, जो एक तो नेफ्रॉन में जो फ्लूइड का फ्लो होता है, और एक ब्लड वेजल में यहाँ पर जो ब्लड कैपिलरी है वासा रेक्टा है, इसमें ब्लड का फ्लो होता है। तो यहाँ पर काउंटर करंट देखने को मिलता है। जैसे हम बात करें, ये लूप ऑफ हेनले है, तो यहाँ पर जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले की जो लूप ऑफ हेनले है और एक असेंडिंग लिम्ब है, तो इन दोनों में क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर जो फ्लूइड है यहाँ पर एक दूसरे में क्या देखने को मिल रहा है, एक दूसरे में अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्लो होता है, इसी प्रकार हम बात करें बेटा, वासा रेक्टा जो है, यहाँ पर लूप ऑफ हेनले जो आपने देखा होगा, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जो है, जिनमें वेल डेवलप पाई जाती है वासा रेक्टा, तो इसमें भी फ्लूइड जो होता है ये क्या होता है, यहाँ पर इसमें भी क्या होगा, एक दूसरे में क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो यहाँ से जो वाटर, जो यहाँ से वाटर के लिए परमेबल होती है, तो वाटर जो होता है बेटा, ये क्या होता है, यहाँ से यहाँ इसके लिए परमेबल होगा, और ये यहाँ से इसमें एंटर कर जाएगा। इसी प्रकार जैसे जैसे वाटर इसमें एंटर करता जाएगा, इसकी ऑस्मोलरिटी क्या होती जाएगी। क्योंकि कोर्टेक्स रीजन की बात करें बेटा, तो कोर्टेक्स रीजन में यहाँ पर 300 से लेकर के 300 ओस्मोल पर लीटर होती है। कितनी होती है, 300 ओस्मोल पर लीटर होती है। 300 से लेकर के कितना होता है, 300 से लेकर के हम बात करें यहाँ पर जो इसकी बात करें, किसकी बात करें, तो मेडुला रीजन की बात करें, तो डीप में हम जाते हैं, लास्ट तक जाते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, तो 300 से 1200 यहाँ पर ओस्मोल पर लीटर इसकी ऑस्मोलरिटी होती है। तो यहाँ पर ये डाइल्यूट होता है, जैसे जैसे वाटर क्या होगा बेटा, इधर इसके लिए परमेबल होगी क्या, ये जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, जो लूप ऑफ हेनले की जो ब्रांच है, ये क्या होगी बेटा, ये जो है यहाँ पर लूप ऑफ हेनले की जो डिसेंडिंग आर्म है, ये क्या होगी, ये परमेबल होती है। तो यहाँ से वाटर क्या होगा, यहाँ से निकलेगा। तो इसमें धीरे 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 इसकी मिनरल्स की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ 300 होगा, 300 से क्या हो जाएगा, यहाँ पर 300 से 400, 400 से 600, 600 से ऐसे 800, 800 से ऐसे 900, ऐसे ऑस्मोलरिटी क्या होगी, धीरे 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 जैसे जैसे लूप ऑफ हेनले में, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में नीचे की ओर जाओगे जैसे जैसे, तो यहाँ पर कितना देखने को मिलेगा आपको, 1200 ओस्मोल पर लीटर यहाँ पर ऑस्मोलरिटी पाई जाती है। तो इस ऑस्मोलरिटी को जो मेंटेन करता है, इसका इंपॉर्टेंट रोल कौन करता है, इसको मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल होता है एक तो NaCl का, और यूरिया का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसको हम समझेंगे। और ऐसे ये क्या होती है, अब ये मिनरल्स के लिए क्या होती है बेटा, परमेबल होती है। तो यहाँ पर NaCl जब क्या होंगे, यहाँ से निकलेगा NaCl, यहाँ से इस भुजा से निकलेगा, इस आर्म से निकलेगा, तो धीरे धीरे जैसे जैसे NaCl बाहर निकलता जाएगा, तो ये NaCl किस में आ जाएगा, वासा रेक्टा के इसमें आ जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर क्या होगा बेटा, धीरे 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 NaCl की क्वांटिटी कम होती जाएगी, वाटर की बढ़ती जाएगी। तो ऐसे धीरे धीरे इधर जाते, जैसे आप ऊपर की ओर जाओगे तो इसकी ऑस्मोलरिटी वापस बढ़ने लग जाएगी। 1200 से धीरे धीरे 1200 से 900 हो जाएगी, 800, 600,
300 ऐसे, तो कॉर्टेक्स रीजन में आपको कितनी देखने को मिलती है 300, और नीचे हम मेडुला रीजन की बात करें तो डीप रीजन में हम बात करें तो यहाँ पर आपको कितनी देखने को मिलेगी 1200 ऑस्मोल पर लीटर देखने को मिलेगी। तो अब हम यहाँ पर समझते हैं किस प्रकार, तो मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट की बात करें तो काउंटर करंट मैकेनिज्म जो होती है बेटा, यहाँ पर मैमल्स जो होते हैं, मैमल्स में यहाँ पर मैमल्स में ऐसी एबिलिटी होती है जिसमें क्या होता है, ये कंसंट्रेट यूरिन को क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। कौन, मैमल्स जो होते हैं इनमें ऐसी एबिलिटी पाई जाती है बच्चों, जो ये क्या कर सकता है, कंसंट्रेट यूरिन को प्रोड्यूस कर सकता है बेटा। तो लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसमें एक तो लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा जो होती है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। साथ के साथ हम बात करें यहाँ पर NaCl, और जो NaCl हो गया, और यहाँ पर हम बात करें यूरिया, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो वासा रेक्टा यहाँ पर किसका इंपॉर्टेंट रोल होता है बेटा, लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा का यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल होता है, सिग्निफिकेंट रोल होता है। तो आपसे पूछा जाए किसका सिग्निफिकेंट रोल होता है यहाँ पर काउंटर करंट में, या फिर हम बात करें यूरिन, कंसंट्रेट यूरिन के फॉर्मेशन में किसका इंपॉर्टेंट रोल होता है या किसका सिग्निफिकेंट रोल होता है, तो लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा का इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके साथ साथ हम बात करें द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन द टू लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इन अपोजिट डायरेक्शन एंड दस फॉर्म ए काउंटर करंट। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में जो दो लिम्स हैं, यहाँ पर दो, एक में आपको इस डायरेक्शन में आपको फ्लो देखने को मिलेगा, एक इस डायरेक्शन में फ्लो देखने को मिलेगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो देखने के कारण क्या होगा, यहाँ पर क्या होता है बेटा, यहाँ पर फॉर्म होता है काउंटर करंट। क्या फॉर्म होता है, काउंटर करंट। काउंटर मतलब करंट मतलब फ्लो हो रहा है, और काउंटर मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर फ्लूइड क्या हो रहा है, आपको अपोजिट डायरेक्शन में दो लिम्स जो होती हैं उनमें अपोजिट डायरेक्शन में आपको यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर फ्लूइड है, जो फिल्ट्रेट है, यहाँ पर जो फ्लूइड है वो क्या कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में करंट कर रहा है। ठीक है बेटा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, काउंटर करंट। अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने के कारण ही, फ्लूइड का अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने के कारण ही इसको क्या बोलते हैं, काउंटर करंट कहेंगे। द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द टू लिम्स ऑफ वासा रेक्टा इज आल्सो इज ए करंट काउंटर करंट पैटर्न। तो इसी प्रकार हम बात करें बेटा, तो जिस प्रकार यहाँ लूप ऑफ हेनले की जो लिम्स हैं यहाँ पर असेंडिंग और डिसेंडिंग और असेंडिंग, उसी प्रकार हम बात करें वासा रेक्टा की भी यहाँ पर डिसेंडिंग और असेंडिंग जो लिम्ब है वासा रेक्टा की, तो इनमें भी जो फ्लो हो रहा है ये भी अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण यहाँ पर भी क्या होता है, किस पैटर्न में हो रहा है, यहाँ पर भी काउंटर करंट पैटर्न में क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर फ्लूइड जो होता है फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इसके कारण कहीं यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, यहाँ पर कई प्रकार के यहाँ पर जो सब्सटेंसेज है उनमें एक्सचेंज होता है, किस प्रकार होता है। तो यहाँ हम बात करें बेटा, तो यहाँ हम बात करें बच्चों, तो यहाँ पर प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द हेनले लूप एंड वासा रेक्टा एज वेल एज द काउंटर करंट इन देम हेल्प इन मेंटेनिंग एंड इंक्रीजिंग ऑस्मोलरिटी टुवर्ड द इनर मेडुलरी interstitium from 300 osmol per liter in the cortex to about 1200 osmol per liter in the inner medulla। तो हमने डिस्कस किया था, पहले भी बताया था कि जो कॉर्टेक्स रीजन है, कॉर्टेक्स रीजन की बात करें बेटा, तो कॉर्टेक्स रीजन में आपको जो यहाँ पर ऑस्मोलरिटी जो देखने को मिलेगी 300 osmol per liter देखने को मिलेगी। 300 osmol पर लीटर आपको क्या देखने को मिलेगी बच्चों, यहाँ पर कॉर्टेक्स रीजन में ऑस्मोलरिटी देखने को मिलेगी। जैसे जैसे आप डीप में जाओगे तो आपको यहाँ पर मेडुला या इनर मेडुला की बात करें तो इनर मेडुला में आपको कितना देखने को मिलेगा बेटा, 1200 osmol पर लीटर देखने को मिलेगा। 1200 osmol पर लीटर आपको क्या देखने को मिलेगा बच्चों, तो osmol पर लीटर आपको यहाँ पर ऑस्मोलरिटी देखने को मिलेगी। तो ये जैसे जैसे जाओगे तो यहाँ पर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर देखो बेटा, ये एक तो इम्पोर्टेंट रोल क्या करता है, यहाँ की प्रॉक्सिमिटी,
प्रॉक्सिमिटी पाई जाती है। यहाँ पर हेनले लूप और वासा रेक्टा जो होती है ये भी बहुत पास पास पाई जाती है, और यहाँ पर काउंटर करंट देम हेल्प इन द मेंटेनिंग ए इंक्रीजिंग ऑस्मोलरिटी टुवर्ड द इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम। तो यहाँ पर एक तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यहाँ पर वासा रेक्टा, और यहाँ पर हम बात करें लूप ऑफ हेनले जो है इनके पास पास नज़दीक होने के कारण, साथ के साथ जैसे जैसे यहाँ से हमने बात किया H2O, यहाँ पर H2O के लिए क्या होता है, ये असेंडिंग जो डिसेंडिंग पार्ट जो है लूप ऑफ हेनले का, ये क्या होता है, परमेबल होता है। तो जैसे जैसे वाटर यहाँ से रिलीज होगा, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से रीअब्जॉर्ब होगा, तो ये यहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पर वासा रेक्टा में पहुँच जाएगा। तो इस प्रकार ये दोनों पास पास में नज़दीक में स्थित हैं, पास इसके साथ के साथ ये क्या करते हैं, इस प्रकार ये ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करते हैं। इसी के साथ हम बात करें यहाँ से भी कुछ अमाउंट में जो ये हम बात करें कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ से भी यूरिया जो होता है ये भी क्या होता है, सीक्रेट होता है। यहाँ पर इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड होता है इंटरस्टिशियम की, यहाँ पर ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, यूरिया हो गया तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये से हम इसको समझेंगे कौन कौन से जो मिनरल्स हैं, कौन कौन से यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि एक तो ये पास पास स्थित है, कौन कौन, लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा, जो क्या करती है, ये काउंटर करंट जो यहाँ पर जो काउंटर करंट है वो हेल्प करता है किसको मेंटेन करने में, ऑस्मोलरिटी को इंक्रीज करने में, ऑस्मोलरिटी को यहाँ पर टूवर्ड इंक्रीज करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो जैसे जैसे यहाँ जाएगा, देखो बच्चों, जैसे जैसे यहाँ अब हम बात करें तो यहाँ पे जैसे नीचे की तरफ जाएगा, जैसे जैसे ऑस्मोलरिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो यहाँ 300 है तो 500, 600, 700 ऐसे, तो 1200 यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 1200 ऑस्मोल पर लीटर ऑस्मोलरिटी हो जाएगी। तो ऐसे जैसे वाटर यहाँ से रिलीज होता जाएगा, और इसी प्रकार यहाँ पर भी क्या होगी, इसकी ऑस्मोलरिटी क्या होगी, हम वासा रेक्टा की बात करें तो इसका भी क्या होगा, 1200 होगा। तो जैसे जैसे इसमें वाटर एंटर करता जाएगा वैसे वैसे ऑस्मोलरिटी जो होती है कम होती जाएगी। यहाँ पर 12 से धीरे धीरे यहाँ आते आए कॉर्टेक्स रीजन में आते आते कितना हो जाएगा, 300 ऑस्मोल पर लीटर हो जाएगा। तो ये दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट और पास में इनकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में प्रेजेंट होना ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, और ये क्या करती है, इस ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मेंटेन करने में। ठीक है, इसके साथ साथ ये जो ग्रेडियंट होता है इसको मेंटेन, ये मेन जो ग्रेडियंट होता है मेनली किससे मेंटेन होता है बेटा, NaCl और यूरिया से। तो दिस ग्रेडियंट इज मेनली कॉज्ड बाय द NaCl एंड यूरिया। तो ये ग्रेडियंट जो होता है इसको मेनली कौन यहाँ पर इसको मेंटेन करता है, यहाँ पर मेन जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो NaCl और यूरिया का होता है। NaCl और यूरिया जो होता है इस ग्रेडियंट को बनाए रखने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाय द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले लूप विच इज एक्सचेंज विद द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। तो यहाँ पर हमने समझा कि जैसे हम बात करें तो ये जो डिसेंडिंग या असेंडिंग वाला पार्ट है, यहाँ से NaCl जो होता है ये यहाँ से क्या होगा बेटा, ये इसके लिए परमेबल होता है, ये यहाँ से इसमें एंटर करेगा, यहाँ से किस में, वासा रेक्टा में एंटर करेगा। तो वासा रेक्टा जैसे जैसे नीचे की तरफ इसके फ्लूइड की बात करें, इसके फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी की बात करें तो ये क्या हो जाती है, जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएगा वैसे वैसे बढ़ती जाएगी इस फ्लूइड की, ब्लड की जो ऑस्मोलरिटी बढ़ती जाएगी, और इसकी ऑस्मोलरिटी क्या होगी, जैसे ऊपर की तरफ जाएगी वैसे वैसे इसकी ऑस्मोलरिटी कम होती जाएगी। तो 1200 से लगभग कितनी आ जाएगी, 300 के आसपास आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है तो इस प्रकार हम एक्सचेंज होता है ना। तो NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाय द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप विच इज एक्सचेंज विद द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। तो ये तो क्या है बेटा, यहाँ पर डिसेंडिंग, किसका डिसेंडिंग पार्ट है, यहाँ पर ये तो असेंडिंग पार्ट हो गया, ये तो असेंडिंग पार्ट हो गया किसका, लूप ऑफ हेनले का, और ये जो वासा रेक्टा का डिसेंडिंग पार्ट हो गया। तो इनके बीच में क्या होता है, एक्सचेंज होता है। NaCl इज रिटर्न टू द इंटरस्टिशियम बाय द असेंडिंग पोर्शन ऑफ वासा रेक्टा। तो NaCl इज रिटर्न टू द इंटरस्टिशियम बाय द असेंडिंग पोर्शन ऑफ वासा रेक्टा। तो यहाँ पर जो बेटा ये है वासा रेक्टा का
वासा रेक्टा का जो यहाँ पर पार्ट है, कौन सा पोर्शन है, यहाँ पर असेंडिंग पोर्शन है। असेंडिंग पोर्शन जो होता है यहाँ से फिर वापस ये क्या हो जाता है, NaCl क्या हो जाता है, रिटर्न हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर ये तो किसके लिए, ये तो वाटर के लिए क्या है, परमेबल है, वाटर के लिए परमेबल। परंतु ये जो है ये किसके लिए, यहाँ पर NaCl के लिए, NaCl इधर ही एंटर करेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, इसके बाद में हम बात करें ये वाला क्या होगा बेटा, यहाँ पर इसके लिए तो ये जो वापस इसके पोर्शन से वापस क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ पर कहा गया कि NaCl इज रिटर्न टू द इंटरस्टिशियम बाय द असेंडिंग पोर्शन ऑफ वासा रेक्टा। तो असेंडिंग पोर्शन से वापस क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग से तो ये लेगा, ठीक है, कौन, वासा रेक्टा, और असेंडिंग से वापस इसको रिटर्न कर दिया जाएगा, ठीक है। सिमिलरली स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया enter the thin segment of the ascending limb of Henle loop, which is transported back to the interstitium by the collecting duct। तो यहाँ पर कुछ पोर्शन जो कुछ अमाउंट जो होता है, यूरिया जो होता है बेटा, यहाँ से जो यूरिया है, ये यूरिया जो होता है यहाँ से क्या हो जाता है, यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट से जो होता है ट्रांसपोर्ट हो जाता है, और यहाँ पर इसकी ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करता है, इसकी ऑस्मोलरिटी को क्या करता है बच्चों, मेंटेन करता है, ठीक है। द अबव डिस्क्राइब्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस फैसिलिटेटेड बाय द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लूप ऑफ Henle loop and vasa recta is called the counter current mechanism। तो ये स्पेशल अरेंजमेंट है किस का, यहाँ पर वासा रेक्टा का, और किसका बेटा, यहाँ पर वासा रेक्टा का, लूप ऑफ हेनले का जो ये स्पेशल अरेंजमेंट है, इस स्पेशल अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं, जिसमें यहाँ पर सब्सटेंसेज का यहाँ पर एक्सचेंज होता है, और साथ के साथ ये इस प्रकार यहाँ पर ये ग्रेडियंट बना रहता है, इंटरस्टिशियल का जो ऑस्मोलरिटी मेंटेन रहती है। मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है NaCl, और यूरिया यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है बेटा। तो अब इसके बाद में तो हो गया यहाँ पर काउंटर करंट मैकेनिज्म जो इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपको याद रखना है, ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में बच्चों हम बात करते हैं मिक्चुरेशन की। तो मिक्चुरेशन कौन सी प्रोसेज होती है बच्चों, मिक्चुरेशन वो प्रोसेज होती है जिसमें यूरिन को क्या किया जाता है बेटा, रिलीज किया जाता है। यूरिन को रिलीज करने की मैकेनिज्म को, या यहाँ पर हम बात करें यूरिन को, यहाँ पर यूरिन को रिलीज करने की प्रोसेस को ही मिक्चुरेशन कहते हैं। और यहाँ पर जो न्यूरल सिस्टम, जो यहाँ पर जो न्यूरल रिफ्लेक्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसी को मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स कहते हैं। और यहाँ पर इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करता है बच्चों, यहाँ पर जब क्या होता है यूरिनरी ब्लैडर में जो यहाँ पर जो हम बात करें स्ट्रेचिंग रिसेप्टर जो प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रेचिंग जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर की वॉल पर, जब वो फिल हो जाता है तो इसके सिग्नल्स कहाँ जाते हैं, CNS को जाते हैं, और CNS को जाते हैं तो यहाँ पर CNS इंफॉर्मेशन भेजता है। यहाँ पर जो स्पिंक्टर हैं वहाँ पर सर्कुलर मसल्स जो होती है उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो वो रिलैक्स होते हैं, स्पिंक्टर रिलैक्स होते हैं, यहाँ से जो यूरिन होता है यहाँ पर रिलीज हो जाता है बाहर, ठीक है। तो मिक्चुरेशन वो प्रोसेज होती है। द प्रोसेज ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मिक्चुरेशन। तो यहाँ पर किसे कहेंगे बेटा, मिक्चुरेशन किसे कहेंगे, यूरिन को यहाँ पर रिलीज करने की प्रोसेज को हम क्या बोलते हैं, मिक्चुरेशन कहते हैं बेटा। न्यूरल मैकेनिज्म कॉजिंग इट इज कॉल्ड, तो इसको जो न्यूरल मैकेनिज्म कोज करती है उस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स कहेंगे। इससे क्या बोलेंगे, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, यहाँ पर मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स कहेंगे। दिस सिग्नल इज इनिशिएट बाय द स्ट्रेचिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर एज इट गेट फिल्ड विद द यूरिन। इन रेस्पॉन्स द स्ट्रेच रिसेप्टर
ऑन द वॉल ऑफ द ब्लैडर सेंड सिग्नल टू द CNS। तो यहाँ पर जब क्या होता है, स्ट्रेचिंग रिसेप्टर जो होते हैं यूरिनरी ब्लैडर में, जो स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, जब यूरिनरी ब्लैडर फिल हो जाता है तो उसकी वॉल में प्रेजेंट जो स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं, यहाँ इनसे इंफॉर्मेशन पहुँचती है CNS से। CNS से इंफॉर्मेशन पहुँचने पर वो यहाँ पर स्टिमुलेट करता है सर्कुलर मसल्स या स्फिंक्टर जो होते हैं, इन स्फिंक्टर को। तो यहाँ पर 2 टाइप के स्फिंक्टर देखने को मिलते हैं, एक तो इंटरनल स्फिंक्टर, एक एक्सटर्नल स्फिंक्टर। तो यहाँ पर जो मसल्स होती है उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, और यहाँ पर जो स्फिंक्टर होते हैं ये रिलैक्स होते हैं, और यहाँ पर मिक्चुरेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो द CNS पोजेज ऑन मोटर मैसेंजर। तो CNS क्या करते हैं, सॉरी, द CNS पासेज ऑन मोटर सिग्नल to initiate the contraction of smooth muscles of the bladder and simultaneously relaxation of the urethral sphincter causing the release of urine। तो यहाँ पर हमने बात की कि जो CNS होता है ये क्या करता है, एक मोटर मैसेंजर क्या करता है, पास करता है, जिससे इनिशिएट होता है, क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट होता है। किस में इनिशिएट होता है कॉन्ट्रैक्शन बच्चों, यहाँ पर स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट होता है, और जिसके कारण ये स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ब्लैडर जो होता है, ब्लैडर में ब्लैडर की जो स्मूथ मसल होती है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसमें साइमल्टेनियसली यहाँ पर रिलैक्सेशन होता है। किनमें, यूरिथ्रल जो स्फिंक्टर होते हैं, यूरिथ्रल स्फिंक्टर जो होते हैं रिलैक्स होते हैं, जिससे क्या होता है, यूरिन रिलीज होता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर तो एक इंटरनल स्फिंक्टर देखने को मिलेगा, एक एक्सटर्नल स्फिंक्टर देखने को मिलते हैं। तो जो क्या होते हैं यहाँ पर रिलैक्स हो जाते हैं, जिससे क्या होता है बच्चों, जिससे यहाँ पर होता है बेटा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मिक्चुरेशन की प्रोसेस जो होती है वो कंप्लीट होती है। तो मिक्चुरेशन की प्रोसेस कैसे कहते हैं, यूरिनेशन को, यूरिनेशन मतलब यहाँ पर यूरिन को रिलीज करना। ठीक है, यूरिन ब्लैडर से यूरिथ्रल जो पाथवे है वहाँ से। ठीक है, तो ये तो हो गया मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन के बाद में हम बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस। तो किडनी फंक्शंस के रेगुलेशन की बात करते हैं, किस प्रकार यहाँ पर किडनी फंक्शंस रेगुलेट होते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल होता है जक्स्टा मेडुलरी अपरेटस। जक्स्टा मेडुलरी अपरेटस किसे कहेंगे बेटा, यहाँ पर जो हम बात करें, यहाँ पर जो एक तो ये DCT वाला रीजन हो गया, एक हम बात करें या अप्रेंट और इप्रेंट आर्ट्यूल, अप्रेंट और तो अप्रेंट और इप्रेंट आर्ट्यूल, तो अप्रेंट और अप्रेंट वाला पार्ट हो गया, और यहाँ पर DCT वाला पार्ट जो हो गया। यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ की कुछ सेल्स जो होती हैं बेटा वो मॉडिफाई हो जाती है, कुछ सेल्स जो होती हैं जो मॉडिफाई हो जाती है। जो DCT वाले पार्ट की जो सेल्स होती हैं उनको बोलते हैं मैकुला डेंसा। ठीक है, वो मॉडिफाई हो जाती है। इसी प्रकार अफरेंट आर्ट्यूल की बात करें तो यहाँ पर जो सेल होती है उनको बोलते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। तो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स से क्या होता है, यहाँ पर 2 हार्मोन, यहाँ पर रेनिन और इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। रेनिन और इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। कैसे होते हैं, जब क्या होता है बेटा, यहाँ पर जब ब्लड फ्लो क्या हो जाता है, यहाँ पर ब्लड फ्लो जब कम हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है, तो यहाँ पर ये सेल्स क्या होती हैं, स्टिमुलेट होती है, जिससे क्या होता है मैकुला डेंसा और जक्स्टामेडुलरी ग्लोमेरुलर सेल्स जो होती हैं, तो यहाँ पर ये सेल्स जो क्या होती है, ये क्या हो जाती है, यहाँ पर सेंस करती है, स्टिमुलेट हो जाती है, जिससे रेनिन और इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो होता है ये रिलीज होता है। तो ये हार्मोन जो होता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर हम बात करें इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन विच स्टिमुलेट RBC फॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो यहाँ पर जो RBC होती है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी, तो यहाँ पर क्या होती है, कौन सी सेल्स जो होती है क्या करती है, RBC फॉर्मेशन को भी एक तरह का, ये जो इरिथ्रोपोइटिन जो हार्मोन होता है, ये इरिथ्रोपोइसिस जो प्रोसेस होती है RBC के फॉर्मेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा। और ये किस सेल से, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ द किडनी, जैसे हमने देखा था डायग्राम में, जो ये सेल्स होती है ये मॉडिफाई हो जाती है, मॉडिफाई होकर क्या जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जो ऑपरेटस के पास वाली जो सेल्स होती हैं अफरेंट आर्ट्यूल के पास, ये जो यहाँ पर मॉडिफाई जो सेल्स होती हैं, ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जो होती है रेनिन और इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन रिलीज करते हैं, जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो होता है यहाँ पर इरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम बात करते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम।
राज सिस्टम की बात करते हैं बच्चों। राज सिस्टम की बात करें तो देखो बेटा किस प्रकार यहाँ पर काम करते हैं। तो देखो जब क्या होता है बच्चों, यहाँ पर जो ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, जब ड्रॉप हो जाता है ब्लड प्रेशर, जब क्या हो जाता है बच्चों, कम हो जाता है, जब ब्लड फ्लो जब होता है किडनी में ब्लड फ्लो कम हो जाता है, तो यहाँ पर क्या होती है, जो जेजी सेल्स जो होती हैं ये स्टिमुलेट होती है। जी सेल्स जो होती हैं, जक्स्टाग्लोमेरुलस जो सेल्स होती हैं, ये स्टिमुलेट होती है और ये क्या करती है, रेनिन हार्मोन रिलीज करती है। क्या करती है बच्चों, रेनिन हार्मोन जो होती है उसको रिलीज करती है। ये रेनिन जो होता है, ये रेनिन क्या करता है बेटा, यहाँ पर लीवर से रिलीज होने वाला एंजियोटेंसिनोजन, जो एंजियोटेंसिनोजन है लीवर से जो रिलीज होता है एंजियोटेंसिन, जो क्या है यहाँ पर जो ब्लड में जो पाया जाता है एंजियोटेंसिनोजन, ये क्या होता है बच्चों, ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। तो रेनिन की प्रेजेंस में ये एंजियोटेंसिन किस में कन्वर्ट हो जाता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो होता है बेटा, ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो होता है ये एक्टिव फॉर्म होती है। ये क्या होती है बच्चों, एक्टिव फॉर्म होती है। तो ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो होता है ये एक्टिव फॉर्म होती है, और ये जो है आगे चलकर एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट हो जाती है, एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट हो जाती है। तो एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन में सेकेंड में कन्वर्ट करने में किसका इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चों, यहाँ पर एसीई का होता है। एसीई का जो यहाँ पर लंग्स से ये किससे रिलीज होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एसी जो होता है बेटा, ये लंग से रिलीज होता है। और ये क्या करता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट कर देता है। जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट कर देता है। और एंजियोटेंसिन सेकेंड जो होता है ये भी एक्टिव फॉर्म होती है। ये स्ट्रॉन्ग वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है एक तरह से। ये यहाँ पर क्या करता है, ये यहाँ पर क्या करता है, हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है, यहाँ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को स्टिमुलेट करता है ये। इसके अलावा एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स रीजन को भी स्टिमुलेट करता है। यहाँ पर क्या करता है, एंजियोटेंसिन सेकेंड जो होता है, पहले तो क्या करता है बेटा, ये क्या क्या काम करता है, एंजियोटेंसिन सेकेंड जो होता है हाइपोथैलेमस को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेगा तो यहाँ पर ये हाइपोथैलेमस में पाए जाने वाले थ्रस्ट और ड्रिंकिंग सेंटर को स्टिमुलेट किया, जिससे क्या किया, जिस पर्सन को क्या हुआ, ब्लड उसका जो ब्लड प्रेशर डाउन हुआ है तो उसको क्या स्टिमुलेट करेगा, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर पानी पिएगा, वाटर ड्रिंक करेगा। ठीक है, इसके साथ के साथ ये क्या करेगा, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को भी एक्टिवेट करता है। कार्डियोवैस्कुलर की सिस्टम को एक्टिवेट करके ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर का काम करता है। वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर का काम करेगा, जो ब्लड वेजल्स होते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, ब्लड वेजल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। तो ब्लड वेजल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने पर उनकी ल्यूमेन क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, ब्लड प्रेशर जो है धीरे धीरे रेज होगा। साथ के साथ ये क्या करता है बेटा, एड्रिनल ग्लैंड जो होती हैं, एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स रीजन को भी स्टिमुलेट करता है। एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स रीजन को स्टिमुलेट करेगा और यहाँ से कौन सा हार्मोन रिलीज कराएगा, एल्डोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करवाएगा। ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो होता है साल्ट और वाटर के रिटेंशन को बढ़ा देगा। यहाँ पर ये साल्ट और वाटर के रिटेंशन को बढ़ा देगा, किससे, जो रीनल ट्यूब्यूल्स हैं, यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट जो पार्ट है, यहाँ पर क्या होगा, ये इस पार्ट से क्या होगा, यहाँ पर वाटर के और यहाँ पर साल्ट के रिटेंशन को बढ़ा देगा, जिससे ये क्या होगा, यहाँ पर जो ब्लड जो ड्रॉप हुआ ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन हो जाता है। जो ड्रॉप हुआ ब्लड प्रेशर जो होता है वो क्या हो जाता है बच्चों, वो मेंटेन हो जाता है। और इसी प्रकार जो रेगुलेशन ऑफ किडनी की फंक्शन की बात करें तो यहाँ पर किसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, एडीएस मैकेनिज्म को भी हम समझते हैं। तो एडीएस जो हार्मोन होता है ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एडीएच या वैसोप्रेसिन कहा जाता है, ये भी क्या करता है, हमने कहा था कि जो डीसीटी रीजन होता है यहाँ पर कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर कुछ कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है, जिससे वहाँ पर क्या होगा, कंडीशन लगाएंगे। कौन सी कंडीशन लगाएं, हार्मोन की कंडीशन लगाएंगे, जिससे वहाँ पर वाटर और साल्ट का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हाइपर ऑस्मोलरिटी जब वो बढ़ जाती है, ऑस्मोलरिटी बढ़ जाएगी, जब क्या होगा बेटा, यहाँ पर हम बात करें साल्ट की
कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, ऑस्मोलरिटी बढ़ जाती है, तो यहाँ पर हाइपोथैलेमस क्या होगा, स्टिमुलेट होता है, हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होगा। हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होगा तो हाइपोथैलेमस क्या होगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो रीजन होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी रीजन जो होता है, जो क्या करता है, वेसोप्रेसिन या एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज करता है। एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज करता है, तो ये क्या करता है, यहाँ पर ब्लड वेजल्स को क्या करता है, यहाँ पर क्या करेगा, ये क्या करेगा बेटा, ये किडनी से फ्लूइड रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा, किडनी से, जिससे क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो बच्चों क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम के इंक्रीज होने से, और यहाँ पर जब इसके साथ के साथ ये ब्लड वेजल्स को भी कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, उनका ब्लड वेजल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ गया, ब्लड का वॉल्यूम भी बढ़ गया, और ब्लड वेजल्स का वॉल्यूम, यहाँ पर ब्लड का वॉल्यूम भी बढ़ गया, और यहाँ पर जो ब्लड वेजल्स है उनके कॉन्स्ट्रिक्ट होने से उनकी वॉल्यूम जो यहाँ लूमेन है वो भी कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ब्लड प्रेशर जो होता है इंक्रीज होता है, इंक्रीज एट्रियल प्रेशर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा एट्रियल प्रेशर, यहाँ पर जो ब्लड प्रेशर ड्रॉप हुआ था वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर रास मैकेनिज्म को चेक करने के लिए एनएफ मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि रास मैकेनिज्म सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एनएफ मैकेनिज्म जो होते हैं, एंटी न्यूट्रेटिक फैक्टर जो होता है मैकेनिज्म जो होती है, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि एन इंक्रीज इन ब्लड फ्लो, एन इंक्रीज इन ब्लड फ्लो टू द एट्रिया। जब क्या होता है बेटा, जब ब्लड फ्लो बढ़ जाता है एट्रिया में ऑफ द हार्ट कैन कोज द रिलीज ऑफ एट्रियल न्यूट्रेटिक फैक्टर एएनएफ। तो क्या होता है बच्चों, जब क्या होता है ब्लड फ्लो बढ़ गया, जब बीपी बढ़ जाता है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, किसमें, ब्लड वेसल, जब ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, पंपिंग बढ़ जाती है, तो ब्लड जल्दी जल्दी हार्ट में आ रहा है, हार्ट से वापस पंप हो रहा है, तो एट्रियल ब्लड फ्लो बढ़ने पर क्या होगा, यहाँ पर जो एट्रिया है, एट्रिया की वॉल से एक फैक्टर रिलीज होता है जिसको बोलते हैं एट्रियल न्यूट्रेटिक फैक्टर। एट्रियल न्यूट्रेटिक फैक्टर एएनएफ कहा जाता है। एएनएफ जो होता है बेटा, ये एएनएफ कहा जाता है। ये एएनएफ क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये क्या करता है, अब जैसे ही ये यहाँ पर रास मैकेनिज्म एक्टिव हुई तो इसको क्या करेगा, यहाँ पर इसको सही तरीके से वापस रिलैक्स करने का काम करेगा। एक तरह से जब ब्लड, यहाँ पर रेनिन भी रिलीज हो गया, यहाँ पर एल्डोस्टेरोन भी रिलीज हो गया, सब यहाँ पर ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ गया, तो अब इसको जो ब्लड वॉल्यूम बढ़ा हुआ है इस सबको यहाँ पर क्या करना है, वापस हमें नॉर्मल कंडीशन में लाना है। तो अब जैसे ब्लड फ्लो बढ़ा तो यहाँ पर ब्लड क्या हो रहा है, तेजी से हार्ट में आ रहा है, तो अब ऐसे हार्ट में बढ़ गया तो यहाँ पे क्या गया, हार्ट की वॉल एट्रिया से एक फैक्टर रिलीज होता है जिसको एएनएफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एएनएफ कहा जाता है। एएनएफ मतलब एट्रियल न्यूट्रेटिक फैक्टर। ये एट्रियल न्यूट्रेटिक फैक्टर क्या करता है, जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है बेटा, तो ये एट्रिया की वॉल से कौन रिलीज होता है, एएनएफ। एएनएफ मतलब यहाँ पर एट्रियल न्यूट्रेटिक फैक्टर। ये एट्रियल न्यूट्रेटिक फैक्टर क्या करता है बच्चों, एक तो वेसोडाइलेशन करता है, वेसोडाइलेशन करेगा तो ब्लड वेसल्स का लुमेन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो एक तो क्या होगा, जिससे ब्लड जो प्रेशर है वो जो बढ़ा हुआ है वो क्या होगा, यहाँ पर नॉर्मल हो जाएगा। साथ के साथ ये क्या करता है बेटा, सोडियम और वाटर के एक्सक्रीशन को बढ़ा देता है। सोडियम और वाटर के एक्सक्रीशन को बढ़ा देता है, क्योंकि जो एडीएच हार्मोन है, एल्डोस्टेरोन जो है, जिन्होंने क्या किया था लेटर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, वहाँ से जो मिनरल्स का, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन या रिटेशन बढ़ा दिया था, उसको क्या कर देगा, अब यहाँ पर ये कम कर देगा। यहाँ पर सोडियम और वाटर के एक्सक्रीशन को बढ़ा देगा, सोडियम और वाटर के एक्सक्रीशन को बढ़ा देगा, जिससे क्या होगा, एक तो जो ब्लड वेजल्स हैं, ब्लड वेजल्स में वेसोडाइलेशन से क्या होगा, इनका ल्यूमेन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, डायमीटर बढ़ जाएगा। साथ के साथ यहाँ पर जो यहाँ पर सोडियम आयन और H2O के एक्सक्रीशन को बढ़ाने से धीरे धीरे जो वॉल्यूम है, बॉडी वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। तो बॉडी वॉल्यूम कम होगा तो धीरे धीरे क्या होगा, ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर कम हो जाएगा। तो एनएफ मैकेनिज्म इज देयरफॉर एक्ट एज ए चेक ऑन द
रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। तो ये क्या करता है, एक तरह से यहाँ पर जो एनएफ मैकेनिज्म जो होती हैं ये किस प्रकार काम करती है बच्चों, बेटा ये इस प्रकार काम करती है, चेक ऑन द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। तो रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म को चेक करने का काम भी करती है कि जो इंक्रीज हुआ है यहाँ पर ब्लड प्रेशर वापस उसको नॉर्मल करना। ठीक है, तो ए डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर वॉल्यूम विल नॉट कॉज बाय द रिलीज ऑफ। तो यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ क्या कहा गया है बेटा कि यहाँ पर ए डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ है या वॉल्यूम विल नॉट कॉज द रिलीज ऑफ। तो यहाँ पर क्या क्या डिक्रीज हुआ है बच्चों, यहाँ पर डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर, तो एट्रियल न्यूट्रेटिक फैक्टर, एल्डोस्टेरोन, एडीएच और रेनिन। तो देखो बच्चों एल्डोस्टेरोन भी क्या करता है, एल्डोस्टेरोन भी जो होता है ये भी क्या करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है बेटा। ठीक है, एडीएच जो है, रेनिन है। तो यहाँ पर क्या हुआ, डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, वॉल्यूम विल नॉट कॉज द रिलीज ऑफ। तो यहाँ पर जब डिक्रीज होगा ब्लड प्रेशर तो वॉल्यूम विल नॉट कॉज द रिलीज ऑफ। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, एट्रियल न्यूट्रेटिक फैक्टर जो क्या होगा ये रिलीज होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, ये ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करने का काम कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर रहा है। और बाकी जो है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, जैसे हम बात करें एडीएच की बात करें, यहाँ पर हम बात करें रेनिन की बात करें, तो रेनिन की बात करें, यहाँ पर हम बात करें रेनिन की बात करें, यहाँ पर हम एल्डोस्टेरोन की बात करें, यहाँ पर हम बात करें कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, सॉरी हाइपोथैलेमस। तो यहाँ कहा गया है कि एक मिनट, तो यहाँ कहा गया है कि कौन सा यहाँ पर कौन सा है जो बीपी के बढ़ने पर ही रिलीज होगा। तो भाई ये तो सबका एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, ये बीपी को बढ़ाने के लिए यहाँ पर एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा। एडीएच जो होगा ये भी बीपी को बढ़ाने के, ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए। रेनिन भी क्या होगा, ब्लड प्रेशर को बढ़ाने, क्योंकि जब क्या हो जाता है, जब बीपी ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है, उस कंडीशन में क्या होता है बेटा, उस कंडीशन में एल्डोस्टेरोन, एडीएच और रेनिन जो होते हैं ये रिलीज होते हैं। रास मैकेनिज्म को स्टार्ट करते हैं, जिससे क्या हो जाता है, वापस बीपी बढ़ता है। परंतु यहाँ पर एट्रियल न्यूट्रेटिक फैक्टर जो होता है ये क्या करता है, जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो एट्रियल ब्लड बढ़ जाता है, एट्रिया में ब्लड बढ़ जाता है, तो एट्रिया की वॉल से एक फैक्टर रिलीज होता है जिसको बोलते हैं एट्रियल न्यूट्रेटिक फैक्टर। ये एट्रियल न्यूट्रेटिक फैक्टर जो होता है ब्लड प्रेशर बढ़ने के दौरान रिलीज होता है, और यहाँ पर रिलीज होकर क्या करता है बेटा, ये यहाँ पर जो बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को या रास मैकेनिज्म को क्या करने का, नॉर्मल करने का काम करता है। तो यहाँ पर एट्रियल न्यूट्रेटिक फैक्टर यहाँ पर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर क्या पूछा गया, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है कि एट्रियल न्यूट्रेटिक फैक्टर इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। एट्रियल न्यूट्रेटिक फैक्टर जो होता है यहाँ पर ब्लड प्रेशर को इंक्रीज नहीं करता, ये तो डिक्रीज करता है। ये तो एट्रियल न्यूट्रेटिक फैक्टर जब होता है जब ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है, उस दौरान एट्रियल न्यूट्रेटिक फैक्टर रिलीज होता है और इस ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करता है। एंजियोटेंसिन सेकेंड इज ए पावरफुल वेसोडाइलेटर। तो यहाँ पर एंजियोटेंसिन सेकेंड जो होता है बेटा ये क्या होता है, पावरफुल वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है। क्या होता है, तो पावरफुल वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें काउंटर करंट पैटर्न ऑफ ब्लड फ्लो इज नॉट ऑब्जर्व इन द वासा रेक्टा। तो काउंटर करंट पैटर्न जो होता है वासा रेक्टा में भी क्या किया जाता है, वासा रेक्टा में भी क्या किया जाता है बेटा, इसमें भी ऑब्जर्व किया जाता है, उसमें भी ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये भी क्या नॉट ऑब्जर्व, तो ये भी क्या होगा, रॉन्ग स्टेटमेंट होगा। ठीक है, इसके बाद में रिडक्शन इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट एक्टिव जेजी सेल्स टू रिलीज रेनिन।
तो क्या होता है बेटा, जब क्या होता है रिडक्शन हो जाता है, किसका रिडक्शन होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट का रिडक्शन हो जाता है, क्योंकि ब्लड फ्लो क्या होगा, जब ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है, ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पर प्रॉपर प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, प्रॉपर प्रेशर क्रिएट नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पर जो फिल्ट्रेट होगा वो फिल्ट्रेट भी क्या होगा, फिल्ट्रेट रेट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो फिल्ट्रेट रेट कम होने के कारण क्या होता है, यहाँ पर जिस सेल से स्टिमुलेट होती है, स्टिमुलेट होकर क्या करते हैं, रेनिन हार्मोन रिलीज करती है। रेनिन हार्मोन जो होती है रास मैकेनिज्म को स्टार्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन जो होगा यह क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट होगा। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रीशन। तो अदर ऑर्गन के एक्सक्रीशन में इंपॉर्टेंट रोल की बात करते हैं, तो यहाँ पर किडनी तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, यहाँ पर नाइट्रोजिनस वेस्ट को या एक्सक्रीशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा अदर ऑर्गन भी हैं हमारी बॉडी के जो क्या करते हैं, एक्सक्रीशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे लंग्स हो गए, स्किन हो गए, लीवर हो गए, ये भी क्या करते हैं बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, यहाँ पर एक्सक्रीशन में। तो हम बात करें लंग्स की बात करें बच्चों, तो लंग्स जो होता है, लंग्स से क्या होता है बेटा, 200 ml पर मिनट क्या होता है, CO2 जो होती है इसको एक्सक्रीट किया जाता है डिफरेंट वोलेटाइल, तो डिफरेंट वोलेटाइल मटेरियल। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, ये जो 200 ml जो पर मिनट जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट किया जाता है बॉडी से, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है एक मेटाबॉलिक वेस्ट है जिसको बॉडी में क्या कर सकते हो, बॉडी में अगर ये एक्यूमुलेट होगी तो बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है, तो इसको भी टाइम टू टाइम बॉडी से रिमूव करना इंपॉर्टेंट होता है। तो हार्मफुल, क्योंकि इसके हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कौन करता है, लंग्स यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो डिफरेंट वोलेटाइल मटेरियल होते हैं, तो यहाँ पर जो और भी जो डिफरेंट वोलेटाइल जो मटेरियल है उनको भी बॉडी से बाहर निकालने में लंग्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ हम बात करें स्किन की बात करें बेटा, तो स्किन जो होती है ये स्वेट के द्वारा क्या करती है, कूलिंग इफेक्ट शो करती है। साथ के साथ सीबम जो होता है, सीबम जो यहाँ पर रिलीज होता है, ये सीबम जो होता है वैक्स हो गया, स्टेरोल हो गया, अदर हाइड्रोकार्बन्स हो गया या फैटी एसिड्स हो गई, तो इनको यहाँ पर एक्सक्रीट करने में, बाहर निकालने में स्किन क्या करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कूलिंग इफेक्ट तो शो करती है भाई, आपको देखा होगा स्वेट के थ्रू क्या करती है, हमारी बॉडी को कूल करने का काम करती है। साथ के साथ कुछ यहाँ पर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं उनको एक्सक्रीट करने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसे वैक्स हो गया, स्टेरोल हो गया, यहाँ पर अदर हाइड्रोकार्बन्स हो गए, फैटी एसिड हो गए। ठीक है, इसके साथ साथ हम बात करते हैं लीवर की, तो लीवर भी जो हमारी बॉडी का इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एलिमिनेट करने में। जैसे हम बात करें बच्चों यहाँ पर किसके एलिमिनेशन में, तो एलिमिनेट की बात करें तो यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल हो गया बेटा, बाइल पिगमेंट्स हो गए, यहाँ पर डिग्रेड स्टेरॉइड हो गए, यहाँ पर हम बात करें हार्मोन्स हो गए, यहाँ पर कुछ विटामिन्स हो गए, ड्रग्स हो गई, इनको एक्सक्रीट करने में, एलिमिनेट करने में, इनको डिटॉक्सिफाई करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लीवर। तो लीवर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अदर ऑर्गन्स के रोल की बात करें तो लंग्स, स्किन और लीवर की हमने यहाँ पर डिस्कस किया। भाई इंपॉर्टेंट रोल प्ले किडनी करते, किडनी के अलावा अदर ऑर्गन्स भी हैं जो यहाँ पर कुछ सब्सटेंसेज के एक्सक्रीशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे हम लंग्स की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे स्किन की बात करें तो वैक्स, स्टेरॉइड हो गया, यहाँ पर अदर हाइड्रोकार्बन्स हो गए, फैटी एसिड हो गए। इसके अलावा आप लीवर की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल हो गया, यहाँ बाइल पिगमेंट्स हो गए बेटा, यहाँ पर डिग्रेड जो यहाँ पर स्टेरॉइड हो गए, स्टेरॉइड हार्मोन हो गए जो डिग्रेड हुए हैं। इसके अलावा जो कुछ विटामिन्स हैं, कुछ ड्रग्स हैं, उनको एक्सक्रीट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पर डिसऑर्डर ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम, डिसऑर्डर ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर यूरेमिया की बात करें तो यूरेमिया किसे कहते हैं बेटा, जब क्या होता है, जब क्या हो जाता है, जब ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, तो इसी कंडीशन को क्या कहा जाता है बच्चों, इसी कंडीशन को कहा जाता है यूरेमिया। जब ब्लड में किसकी मात्रा बढ़ जाती है, जब ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, इसी कंडीशन को कहा जाता है यूरेमिया। तो प्रेजेंस ऑफ एक्सेस यूरिया इन ब्लड कॉल्ड यूरेमिया। और रीनल फेलियर, तो रीनल फेलियर जो है यहाँ पर किसके कारण, जब क्या होता है बेटा, यहाँ पर
किडनी जब क्या करती है, डिसफंक्शन करने लग जाती है, किडनी प्रॉपरली काम नहीं कर पाती है। तो जब किडनी प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगी तो हमारी बॉडी में क्या होगा, हमारी बॉडी में यूरिया की अमाउंट बढ़ने लग जाएगी, तो यहाँ पर डिसफंक्शनिंग हो जाएगी रेनल, तो यहाँ पर इसलिए धीरे धीरे रीनल फेलियर देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसके कुछ यहाँ पर ट्रीटमेंट की भी बात करेंगे। तो इट इज़ ए सिंड्रोम करेक्टराइज्ड बाय रीनल डिसफंक्शन, ओलिगोसूरिया हो गया, एन्यूरिया हो गया, सडन रेज इन मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक यूरिया, क्रिएटिनिन इन ब्लड। इट इज़ ए आइदर ऑफ एक्यूट या क्रोनिक नेचर। ये क्या होता है, एक्यूट भी हो सकता है या क्रोनिक नेचर भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है, रीनल फेलियर में क्या होगा बेटा, यहाँ पर ये सिंड्रोमल करेक्टराइज है रीनल डिसफंक्शनिंग। तो रीनल जब क्या करती है, किडनी सही तरीके से काम करना बंद कर देती है, तो क्या होता है, जब काम करना बंद कर देगी तो कुछ प्रोडक्ट जो होते हैं ये हमारी बॉडी में बढ़ने लग जाएगा, जैसे यूरिया है, यहाँ पर अदर जो सब्सटेंसेज हैं, क्रिएटिनिन है, इनकी अमाउंट क्या होने लग जाएगी, बढ़ जाएगी। यूरेमिया, यहाँ पर यूरेमिया की कंडीशन हो जाएगी। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए, इसको ट्रीट करने के लिए यहाँ पर हीमोडायलिसिस करते हैं, और अल्टीमेट जो यहाँ पर है किडनी ट्रांसप्लांट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं हीमोडायलिसिस की। तो हीमोडायलिसिस जो है एक तरह से, ये हीमोडायलिसिस जो होते हैं, मेन फंक्शनिंग ऑफ किडनी कैन लीड टू एक्यूमुलेट ऑफ द यूरिया इन ब्लड, ए कंडीशन कॉल्ड यूरेमिया, which is highly harmful and may lead to kidney failure. In such patient, urea can be removed by a process called hemodialysis. तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, जब मेन फंक्शनिंग देखने को मिलती है किडनी की, किडनी जब प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होता है, ब्लड में क्या एक्यूमुलेट होने लग जाता है, ब्लड में यूरिया एक्यूमुलेट होने लग जाता है, जिसको यूरेमिया कंडीशन कहा जाता है। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि यूरेमिया कंडीशन कहा जाता है। और ये यूरेमिया जो यहाँ पर यूरेमिया कंडीशन अगर लंबे टाइम तक बनी रहती है, तो ये क्या करती है, ये पेशेंट के लिए, ये उसके लिए, उस पर्सन के लिए हार्मफुल होता है। तो यहाँ पर ये जो पेशेंट होते हैं, इसको क्या करते हैं, इस यूरिया को, ब्लड से यूरिया को टाइम टू टाइम क्या करते हैं, रिमूव करने के लिए जिस प्रोसेस का यूज करते हैं, उसी प्रोसेस को बोलते हैं हीमोडायलिसिस। उसी को क्या बोलते हैं बेटा, हीमोडायलिसिस। और यहाँ पर जो हीमोडायलिसिस जो है, यहाँ पर क्या है बेटा, एक तरह का बून है, उन 1000 ऑफ यूरेमिया जो यहाँ पर पेशेंट हैं वर्ल्ड में, उनके लिए एक तरह से बून बना हुआ है यहाँ पर ये हीमोडायलिसिस। तो दिस मेथड इज ए बून फॉर द 1000 ऑफ यूरेमिक पेशेंट ऑल द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में जो यूरेमिया के पेशेंट हैं उनके लिए एक तरह वरदान साबित हुआ है। कौन, यहाँ पर जो हीमोडायलिसिस की जो प्रोसेस है, यहाँ पर यूरेमिया जो यूरेमिक पेशेंट के लिए वरदान साबित हुआ है। कौन सा मेथड, ये हीमोडायलिसिस मेथड। हीमोडायलिसिस मेथड में क्या किया जाता है बच्चों, हीमोडायलिसिस मेथड में हम यहाँ पर डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं कि बेटा यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर मेन ब्लड जो यहाँ पर जो आर्टरी होती है, उससे क्या करते हैं, यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दिया जाता है। यहाँ से ये ब्लड जो होता है यहाँ से अंदर एंटर करता है। यहाँ पर कुछ, यहाँ पर टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, यहाँ पर जो बबल्स को, यहाँ पर नहीं, बबल्स को रिमूव करने के लिए, और यहाँ पर हिपेरिन जिससे ब्लड क्लॉट ना हो, इसमें से यहाँ पर इस प्रोसेस में से गुजारा जाता है। और यहाँ पर एक डायलाइजर या फिल्टर होता है, डायलाइजर या फिल्टर होता है। ये डायलाइजर जो फिल्टर जो होता है बेटा, इसका जो यहाँ पर हम बात करें, इसका जो कंपोजिशन जो होता है, इसका कंपोजिशन जो होता है, ये किसके समान होता है, हमारे ब्लड के समान, हमारे प्लाज्मा के समान होता है। बस किसको छोड़कर, यहाँ पर नाइट्रोजिनस वेस्ट को हटाकर हमारे प्लाज्मा के समान कंपोजिशन होता है। तो सेल फोन ट्यूब सराउंडेड बाय डायलाइजिंग फ्लूइड। तो यहाँ पर सेल फोन ट्यूब सराउंडेड बाय डायलाइजिंग फ्लूइड हैविंग सेम कंपोजिशन
कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट नाइट्रोजिनस वेस्ट। तो यहाँ पर नाइट्रोजिनस वेस्ट के अलावा सारा के सारा कंपोजिशन किसके समान होता है बेटा, ये यहाँ पर हमारे प्लाज्मा के समान होता है। तो जैसे ही ब्लड को यहाँ से इसमें से ये सेल फोन ट्यूब में से सराउंडेड जो सेल फोन ट्यूब में से गुजारते हैं, तो यहाँ से क्या होता है, जो नाइट्रोजिनस वेस्ट जो होता है इस फ्लूइड में चला जाता है, और ये ब्लड को फिर वापस हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, इसको यहाँ पर एंटी हिपेरिन के थ्रू वापस यहाँ पर जो वेन के थ्रू हम वापस बॉडी में क्या कर देते हैं, यहाँ पर रिटर्न कर देते हैं। तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं, यहाँ पर हीमोडायलिसिस के थ्रू, हीमोडायलिसिस मशीन के थ्रू, हीमोडायलिसिस प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, यहाँ पर यूरेमिक जो पेशेंट होते हैं उनके ब्लड में से यूरिया को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर जो आर्टरी से कनेक्ट किया जाता है, यहाँ पर ब्लड प्रेशर को और यहाँ पर टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। जो यहाँ पर हम देखते हैं जो बबल हैं उनको भी क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। साथ के साथ यहाँ पर क्या करते हैं, हिपेरिन यहाँ पर डाला जाता है, जो क्या करता है, कोगुलेशन प्रिवेंट करता है, कोगुलेशन को प्रिवेंट करता है, क्योंकि ब्लड क्लॉट ना हो जाए बेटा, तो ब्लड क्लॉट नहीं हो जाए। साथ के साथ यहाँ पर मॉनिटरिंग की जाती है ब्लड प्रेशर को सबको। और यहाँ पर जो डायलाइज़र जो होता है, फिल्टर जो होता है, जो डायलाइज़र जो होता है यहाँ पर इसमें से गुजारा जाता है। यहाँ पर लिक्विड का कंपोजिशन कैसा होता है, यहाँ पर प्लाज्मा के समान होता है। जैसे प्लाज्मा होता है प्लाज्मा के समान होता है, बस इसमें क्या डिफरेंस होता है बेटा, नाइट्रोजिनस वेस्ट जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं इसके अलावा। तो जैसे ही यहाँ से ब्लड इसमें से प्लाज्मा की जो कंपोजिशन होता है यहाँ से गुजरता है, तो यहाँ से क्या होता है, नाइट्रोजिनस वेस्ट जो होता है इसमें किस में चला जाता है, इस फ्लूइड में चला जाता है। और यहाँ पर इस प्रकार यहाँ पर यूरिया को, जो एक्सेस यूरिया है ब्लड में से, उसको क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। और इस ब्लड को एंटी यहाँ पर हिपेरिन देकर वापस जो यूरेमिक पेशेंट है उसकी बॉडी में रिटर्न कर दिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर यूरेमिक पेशेंट को कुछ टाइम के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हर वीक में, यहाँ पर 5 दिन में, जैसे भी वहाँ पर उसकी पेशेंट की कंडीशन को देखकर क्या किया जाता है, यहाँ पर हीमोडायलिसिस किया जाता है। ठीक है बेटा, तो ये जो यूरेमिक पेशेंट होते हैं, यूरेमिक पेशेंट के लिए एक तरह से ये क्या है, बून है। यहाँ पर बून मतलब एक वरदान है ये जो हीमोडायलिसिस प्रोसेस। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं जो यूरेमिक पेशेंट है, यहाँ पर किडनी फेलियर पेशेंट है, तो यहाँ पर अल्टीमेट जो यहाँ पर ट्रीटमेंट जो होगा वो क्या होगा बेटा, यहाँ पर किडनी ट्रांसप्लांटेशन होगा, है ना। ठीक है, तो अब बात करते हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन की। बात करें तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज ए अल्टीमेट मेथड इन द करेक्शन ऑफ रीनल फेलियर या किडनी फेलियर। रीनल फेलियर और किडनी फेलियर के लिए यहाँ पर अल्टीमेट जो मेथड होगा वो क्या होगा, यहाँ पर किडनी को ट्रांसप्लांट करना, किडनी ट्रांसप्लांटेशन होगा। ठीक है, क्योंकि यूरेमिक जो यहाँ पर हम बात करें हीमोडायलिसिस, तो ये तो क्या है, यहाँ पर ये तो लंबे चलने वाली प्रोसेस है। हर वीक में, हर 5 दिन में 2 बार, वीक में 2 बार या ऐसे चलने वाली प्रोसेस है, एक महंगी प्रोसेस है। और अगर हम बात करें तो किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं तो ये क्या होगा, अल्टीमेट क्या होगा, एक इसका जो किडनी फेलियर या रीनल फेलियर जो है इसका करेक्शन होगा, इसका अल्टीमेट क्या होगा बेटा, मेथड है। ठीक है, यहाँ पर ए फंक्शनिंग किडनी इज यूज इन ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम ए डोनर preferably a close relatively to minimize its chances of rejection by the immune system of the host। तो यहाँ पर क्या किया जाता है बेटा, यहाँ पर जो किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है तो यहाँ पर क्या किया जाता है, जो क्लोजली रिलेटेड जो होते हैं उनसे क्या किया जाता है, यहाँ पर डोनर के रूप में उनसे किडनी ली जाती है। क्योंकि इम्यून सिस्टम जो होता है, ये इम्यून सिस्टम जो होस्ट का, जिसको हमने किडनी ट्रांसप्लांट किया है, उसका इम्यून सिस्टम क्या कर देता है, ये किडनी को रिजेक्शन कर देता है, रिजेक्ट कर देता है। इसलिए जो किडनी ट्रांसप्लांट करने के बाद में, जो किडनी ट्रांसप्लांट के बाद भी जो पेशेंट होते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद में जो पेशेंट होते हैं, इनको जीवन भर लाइफ टाइम क्या करना, इम्यून सप्रेसिव ड्रग्स दी जाती है, जिससे क्या हो, ये यहाँ पर किडनी के अगेंस्ट जो है यहाँ पर एंटीबॉडीज ना बनाए, इसलिए यहाँ पर लाइफ टाइम इनको क्या दिया जाता है, यहाँ पर जो इम्यूनोसप्रेसिव जो ड्रग्स दी जाती है। तो यहाँ पर बात करते हैं
ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस किसे कहते हैं बेटा? तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो होता है यहाँ पर ग्लोमेरुलस में इन्फ्लामेशन, तो यहाँ पर ग्लोमेरुलस में इन्फ्लामेशन को क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो ग्लोमेरुला का मतलब क्या होगा? ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस का मतलब क्या होता है? यहाँ पर इन्फ्लामेशन। इट इज ए डिजीज वेयर ड्यू टू इन्फेक्शन या इंजरी इन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो जब क्या हो जाता है बेटा? बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन में इंजरी हो जाए या फिर इसमें इन्फेक्शन हो जाए, इसी के कारण क्या होता है? इसी के कारण ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है, जिसमें क्या होता है? यहाँ पर ग्लोमेरुलस में क्या हो जाता है बेटा? इन्फ्लामेशन हो जाता है। ग्लोमेरुलस में क्या हो जाता है? इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो इट इज ए डिजीज वेयर ड्यू टू इन्फेक्शन या इंजरी इन द basement membrane, the inflammation of glomerulus progressive lead to renal failure या death, जिसके कारण क्या हो सकता है बेटा? प्रोग्रेसिवली लीड टू रीनल फेलियर या डेथ भी हो सकती है, रीनल फेलियर भी हो सकता है। जिस प्रकार यहाँ हम देख सकते हो कि ये क्या है? नॉर्मल पार्ट है, यहाँ पर ये क्या है? इन्फ्लामेटेड पार्ट है। तो इन्फ्लामेशन ऑफ द ग्लोमेरुलाई एंड ऑफ द स्मॉल ब्लड वेजल्स, तो यहाँ पर जब स्मॉल ग्लोमेरुलाई और स्मॉल ब्लड वेजल्स में क्या हो जाता है बेटा? यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहा जाता है, जिसके कारण क्या होता है? यहाँ पर रीनल फेलियर भी हो सकता है और कभी डेथ भी हो सकती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद में हम बात करते हैं रीनल कैल्कुलाई या यूरोलिथियासिस कहेंगे। तो मतलब आपने सुना होगा रीनल कैल्कुलाई मतलब एक तरह से किडनी स्टोन के बारे में। तो ये क्या है? किडनी स्टोन के बारे में। तो फॉर्मेशन ऑफ स्टोन विद इन किडनी, दीज कैल्कुलाई आर मेड अप ऑफ कैल्शियम फोस्फेट, यूरिक एसिड, सिस्टीन या कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो ये जो कैल्शियम फोस्फेट हो गया, यूरिक एसिड हो गया, सिस्टीन हो गया बेटा, कैल्शियम ऑक्जेलेट हो गया, इनके जो क्रिस्टल होते हैं यहाँ पर ये क्या होते हैं? इनका यहाँ फॉर्मेशन स्टोन बन जाता है, किडनी में स्टोन बन जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? रीनल कैल्कुलाई कहेंगे। रीनल कैल्कुलाई या यूरोलिथियासिस इसको कहते हैं। और यहाँ पर जो स्मॉल अमाउंट में होती है, तो क्या होता है कि यहाँ पर मेडिसिन के थ्रू भी क्या कर दिया जाता है? इसको रिमूव कर दिया जाता है। और कभी कभी अगर ज़्यादा होती है तो उसको फिर सर्जरी के थ्रू क्या किया जाता है? यहाँ पर किडनी से रिमूव किया जाता है। तो ये किडनी में भी, यहाँ पर किडनी में भी कलेक्ट हो जाती है। इसके साथ साथ ये स्टोन जो होती है किडनी में भी होती है, या फिर यूरिनरी ब्लैडर में भी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, तो आगे नेक्स्ट हम बात करेंगे। ठीक है बेटा, ओके बाय।